लास्ट लेक्चर में 6th यूनिट हमने स्टार्ट करा था, उसका स्टार्टिंग वाला पोर्शन कवर करा था, दैट इज नथिंग बट द ग्राउंडिंग ऑफ न्यूट्रल इन पावर सिस्टम, इजंट इट, दैट वी डू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने, नीड ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इन द पावर सिस्टम। व्हाट इज द नीड कि जो पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स हैं उनको फॉल्ट करंट से सेव करने के लिए हम लोग न्यूट्रल ग्राउंडिंग करते हैं। उसके अलावा इफ अ पर्सन may come in contact with the bare part of any machine, then he should be saved, he should be protected, उसके लिए भी न्यूट्रल ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है ना। ये हम लोगों ने उसकी प्रोसेस, उसका जो व्हाट इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके हमने डिस्कस किया था। तो प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट टू द, एक मिनट, हाँ, the process of connecting the neutral point in the three-phase system, star-connected system to earth, that is soil, is called grounding or earthing। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल एडवांटेजेस बताए थे, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पावर सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ पर्सन हैंडलिंग द इक्विपमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, ये सारे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि जो सारे टॉपिक्स मैंने इस पीपीटी में शो करे हुए हैं वो सारे ही टॉपिक जो है वो सारे इंडिविजुअल क्वेश्चन है आरटीएमएनयू के। ओके, so one of the questions was this also, what are the various methods of neutral grounding। उसके जो वेरियस मेथड्स है वो तो हम लोगों ने मेंशन करे ही हुए हैं डिटेल में, चार जो मेथड्स हैं। उसके अलावा बेसिकली हम अगर समराइज करे जाए, एक ग्रुप बनाया जाए उसका, तो दो टाइप हम उसके बोल सकते हैं। ओके, अब उसमें हमने क्या बोला है, if grounding is done systematically in the line of power system, in the line of the power system, we can effectively prevent accidents and damage to the equipment of the power system, ये हम जानते हैं। फिर उसके बाद में, हाँ, आप जब भी कोई न्यूट्रल ग्राउंडिंग की मेथड्स बताना चाहोगे तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है, इसलिए मैंने ये स्पेशली लाइंस लिखी हुई है। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई कैन ऑल्सो बी मेंटेन। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहाँ से आ गया कि कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई कैन बी मेंटेन। कैसे कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई मेंटेन हो जाएगा, अगर कहीं फॉल्ट होता है, जैसे यहीं पे ये डायग्राम शो करी हुई है, इस डायग्राम में इस पर्टिकुलर आर फेज में ग्राउंड एलजी फॉल्ट अकर हुआ। ओके, अब ये एलजी फॉल्ट अकर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ इस फेज में हेवी फॉल्ट करंट फ्लो होगा, यहाँ का पोटेंशियल अचानक से जीरो हो जाएगा। वो पोटेंशियल अगर जीरो हो जा रहा है तो ये दोनों जो फेजेस हैं वहां से भी फॉल्ट करंट उसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे फ्यूज कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल ग्राउंडिंग या उस ग्राउंडिंग में फ्यूज कनेक्ट करेंगे। अब अगर वो एक लिमिट के ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये फ्यूज जो है वो ऑपरेट होके दिस सर्किट विल गेट ओपन। अगर ये सर्किट ओपन हो जाता है तो बचे हुए दो लाइंस में से सप्लाई जा सकता है, ठीक है। बचे हुए दो लाइंस में से कंटिन्यूटी कैन बी मेंटेन। अब यहाँ पे और एक चीज बोली है, ऐसा क्यों पॉसिबल है, इट इज बिकॉज ड्यूरिंग द फॉल्ट द करंट पाथ इज कंप्लीटेड थ्रू द अर्थ न्यूट्रल एंड द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। कैसे मिल रहा है, अगर ये ग्राउंडिंग यहाँ पे नहीं होता, अर्थिंग यहाँ पे नहीं होता तो कंटिन्यूअसली हेवी करंट जो है इस आर फेज में से ही फ्लो होता रहता, पर यहाँ पे न्यूट्रल प्रोवाइड करा हुआ है। जैसे ही ये ग्राउंडिंग हुआ, यहाँ पे ये जो न्यूट्रल प्रोवाइडेड है, ओके, अब इनिशियली कैसा होता है, यहाँ से ये जो करंट आ रहा है दैट वाज फ्लोइंग थ्रू दिस वन एंड नो रिटर्न पाथ विल गेट, इट विल नॉट गेट एनी रिटर्न पाथ। ये जो फॉल्ट करंट है अगर ये न्यूट्रल नहीं होता, यहाँ पे ये जो न्यूट्रल दिखाया हुआ है, ओके, ऑब्जर्व द कर्सर, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट करा हुआ है। अगर कहीं फॉल्ट होता है आर फेज पे तो ये जो आर फेज का करंट है वो करंट यहाँ से जाएगा, उस फॉल्ट में से फ्लो होगा एंड इट विल गेट द रिटर्न पाथ थ्रू दिस वन, मीन्स क्लोज पाथ मिला। तो जो फॉल्ट करंट है वो इन दोनों सर्किट में से नहीं फ्लो होना है, दैट विल फ्लो ओनली थ्रू दिस वन क्लोज पाथ। अगर ये न्यूट्रल नहीं होता तो ये क्लोज पाथ नहीं बन पाता।
ये न्यूट्रल एक फेस पॉइंट पे रहते और यहाँ से ये रहता, यहाँ फ्लो हो जाता। अब यहाँ ये न्यूट्रल होने की वजह से इन दोनों फेजेस का करंट इसमें नहीं आएगा, दीज टू फेजेस विल रिमेन हेल्दी ऑन इट्स प्रीवियस वोल्टेज लेवल्स ओनली। इसीलिए क्या है, और फिर दूसरी बात, क्लोज पाथ फ्लो हो रहा है, क्लोज पाथ यहाँ पे आ गया है, ऑब्वियसली जो भी फ्यूजेस आएंगे दैट विल गेट ऑपरेटेड ऑन द सर्किट, दैट पर्टिकुलर अनहेल्दी पोर्शन कैन बी रिमूव, isn't it? So these are nothing but the requirements of neutral grounding. Now what are the methods of neutral grounding? कौन सी दो methods हमने इन ये requirements ऐसी पढ़ी, उसके बाद में कौन सी दो टाइप की ग्राउंडिंग की मेथड्स, बेसिक दो टाइप की ग्राउंडिंग की मेथड्स होती है, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग एंड द सिस्टम ग्राउंडिंग। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग और सिस्टम ग्राउंडिंग, जैसे कि उसका नाम है, हम समझ सकते हैं कि इक्विपमेंट ग्राउंडिंग मतलब एक्चुअली जो मशीन्स है, जनरेटर्स है, मोटर्स है, इनको भी ग्राउंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी हेवी करंट कैरिंग इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस है। अगर इसमें से कोई पोर्शन बेयर रह जाता है, कोई अनइंसुलेटेड हो जाता है, कोई पोर्शन ओपन हो जाता है, तो वहां से शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। या फिर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, एज यू नो दैट, वहां हम लोगों को जनरली ये देखा जाता है कि शॉक लग रहा है, या फिर वहां पे झंझनाहट आ रही है, या फिर आप सेंस करते हो ना शॉक, ऐसे टाइम पे फिर हम उन मशीन्स को ग्राउंडिंग अगर प्रोवाइडेड है तो हमको वो शॉक नहीं लगेगा, अर्थिंग प्रॉपरली प्रोवाइडेड है तो हमको वो शॉक नहीं लगेगा। तो इक्विपमेंट को जो ग्राउंडिंग या अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको इक्विपमेंट ग्राउंडिंग बोला जाएगा। और पावर सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल पूरी पावर सिस्टम है, उसको जो उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स पे ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है, स्टेशन, सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ये पूरा जो सिस्टम है उसको पावर सिस्टम बोलते हैं। और इस पावर सिस्टम में अलग अलग जगह पे जो ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको बोला जाता है सिस्टम ग्राउंडिंग। ओके, तो इक्विपमेंट ग्राउंडिंग, इसमें क्या करा जाता है, जो नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, आप जानते हो कौन सा पार्ट होता है, दैट इज नथिंग बट द आउटर मोस्ट शील्ड, है ना। जो आउटर मोस्ट शील्ड है, ऐसा नॉन करंट कैरिंग पार्ट होता है किसी भी मशीन का, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना, मतलब दैट इज नथिंग बट द वे ऑफ इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। दूसरा कौन सा है, सिस्टम ग्राउंडिंग। सिस्टम ग्राउंडिंग में क्या है, अर्थिंग, अर्थिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दैट इज अर्थिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम। यानी जितने भी, अब थ्री फेज सिस्टम बोला हुआ है, पावर सिस्टम बोला हुआ है, वहां पे जितने सारे सर्किटरी है वो अगर स्टार कनेक्टेड है, ओके, तो स्टार कनेक्टेड है तो उसका जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है ग्राउंड से, उसको बोला जाएगा दैट इज नथिंग बट द सिस्टम ग्राउंडिंग। अब उसके बाद वी आर समराइजिंग व्हाट आर द एडवांटेजेस। ये वाली स्लाइड आपको ध्यान में रखना है, जब भी मैं आपको ये आज या कल में अपलोड करा दूंगी, आपको ये नोट सबमिट करा भेजाऊंगी, तब इसमें से ये सारे जो पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखना है, ये आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्राउंडिंग, ओके, द न्यूट्रल ग्राउंडिंग, द न्यूट्रल ऑफ द पावर सिस्टम। अब क्या है, अब भी जैसे हमने डिस्कस किया था, वोल्टेजेस ऑफ हेल्दी phases do not exceed the line to ground voltages, यानी जिनके जितने जो अभी जो प्रीवियस लाइन में हमने कहा था कि यहाँ इस आर फेज में एलजी फॉल्ट अकर हुआ है, तो वाई और बी इसका वोल्टेज लेवल है वो न्यूट्रल और वाई के बीच में जितना प्रीवियस है वो फॉल्ट के बाद में ही रहेगा, और बी और एन इनके बीच में भी जितना फेज वोल्टेज है वो प्रीवियस वोल्टेज लेवल तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अब इस न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट करा है, अगर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं रहता तो ये वाई और बी ये डायरेक्टली आर से कनेक्टेड रहते, इसलिए जैसे ही आर में फॉल्ट आ जाता तो ये दोनों भी वाई और बी इस न्यूट्रल के थ्रू इस पर्टिकुलर आर को भी अपना करंट सप्लाई करना शुरू कर देते। पर अब हमने इस न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, इसलिए पूरे आर वाई बी तीनों ही फेजेस जो है एक दूसरे से अलग हो गए। ये न्यूट्रल का पोटेंशियल हो गया जीरो, इस पोटेंशियल जीरो के वजह से नाउ योर वाई एंड बी फेजेस आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द आर फेज।
whenever there is a tapping, whenever there is a fault, tapping भी बोल सकते हैं अगर आप वहां से करंट लोगे, तो that current will be generated due to potential difference between that R and the neutral potential. Neutral potential is nothing but a zero now as you have provided the earthing there, isn't it? और अर्थिंग प्रोवाइडेड नहीं रहता तो ये आर जो पोटेंशियल है दैट विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट वाई एज वेल एज बी वोल्टेज लेवल. So every time the neutral should be grounded so that we can maintain zero voltage level at that end point, and it will help during the faults, isn't it? So in that also यही बोला हुआ है voltages of the healthy phases do not exceed the line to ground voltage, that is they remain nearly constant if neutral is connected to ground. Sir, high voltages due to arcing grounds. Now, what is the meaning of arcing ground? Immediately, जब Peterson coil ये जो टाइप्स पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको आर्किंग ग्राउंड भी पढ़ा देती हूँ. ओके, बताऊंगी मैं आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्किंग ग्राउंड, क्योंकि जो फोर्थ टाइप है दैट इज नथिंग बट द पीटरसन कॉइल टाइप ऑफ ग्राउंडिंग. ओके, उस हेलो, हाँ समीर, पीटर, तो पीटरसन टाइप ऑफ ग्राउंडिंग जो प्रोवाइड किया जाता है वो आर्किंग ग्राउंड्स के लिए, उससे बचाने के लिए यूज किया जाता है. और यहाँ पे हम लोग समराइज कर रहे हैं ना क्या है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आता है तो इस क्वेश्चन को कवर करते हैं. फिर उसके बाद में सारे अलग अलग टाइप्स पढ़ने के बाद में उनके एडवांस ना ये समराइज किए हुए याद है, उनके इंडिविजुअल भी याद है, तो आप ओवरऑल सबको क्लब करके यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, so high voltages due to arcing grounds are eliminated by using the Peterson coil type of grounding. Okay, फिर उसके बाद में protective relays can be used to provide protection against earth faults. In case earth fault occurs on any one of the line, protective relay operate and it will isolate the faulty line. हम लोगों को ये रिलेज को बीच में लगाने की जरूरत नहीं है. कहाँ बीच में? सिस्टम में. रिलेज अगर आप सिस्टम में लगाते हो तो फिर क्या होगा, नॉर्मल करंट भी इन रिलेज में से फ्लो होता रहेगा, और क्या होगा कि ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग इट विल क्रिएट इट्स ओन वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज लॉस, पावर लॉस. अगर वो रिले सर्किट का पार्ट है तो फिर वो नॉर्मल वर्किंग के वक्त क्या होगा, इट विल क्रिएट इट्स ओन लॉस. और हम जब ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया करते हैं तो उस ग्राउंडिंग में ये प्रोटेक्टिव रिलेज इंसर्ट कर सकते हैं. इन रिलेज को जब हम इंसर्ट करेंगे तो आप जानते हो कि इस ग्राउंडिंग या न्यूट्रल करंट, न्यूट्रल वायर में करंट, न्यूट्रल वायर में करंट तभी आता है जब वहां अनबैलेंस सिचुएशन आती है. ये हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ा था. whenever there is a unbalanced condition then the neutral wire current, zero sequence reactance currents will flow through the neutral wire current, है ना. तो यानी न्यूट्रल वायर में करंट कब आता है, जब भी कभी फॉल्ट आता है. तो इसीलिए, और उस फॉल्ट से ही हमको प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए हम लोग रिलेज लगाते हैं. तो हम अगर इन रिलेज को इन न्यूट्रल वायर्स में, इन अर्थिंग वाले वायर्स में कनेक्ट करें तो ऑब्वियसली हमको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होगा, और ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग इन रिलेज में से करंट भी नहीं जाएगा. सो दैट विल सेव द power loss, extra unnecessary power loss if it is kept in the system. In place of that we can keep it on the neutral wire. Okay, और फिर अगर अब आप रिलेज वहां प्रोवाइड कर रहे हो तो अब कभी भी अर्थ फॉल्ट होता है तो प्रोटेक्टिव रिले ऑपरेट होंगे एंड दैट विल हेल्प टू आइसोलेट दैट फॉल्टी लाइन एंड कीप सेफ दैट हेल्दी लाइन. ओके, अब सडनली अगर कभी कभी लाइटनिंग होता है, और लाइटनिंग अगर इन ट्रांसमिशन, ये हमेशा ही होता है. ओके, लाइटनिंग अगर है तो उसकी टेंडेंसी होती है इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और वहां से उसमें डिस्चार्ज होते हैं वो. ऐसे वक्त, ओके, ऐसे वक्त हमको यही जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग अर्थिंग है, अर्थिंग अगर प्रोवाइडेड है, अर्थिंग अगर प्रोवाइडेड नहीं रहेगा तो वो जो हेवी लाइटनिंग वोल्टेजेस है वो लाइटनिंग वोल्टेजेस कहाँ जाएंगे, सारे ही हेल्दी फेजेस में जाएंगे. और अगर इन बिटवीन ग्राउंडिंग प्रोवाइड है
तो ये पूरा लाइटनिंग वाला हेवी करंट जो है दैट विल फ्लो थ्रू द लाइट अर्थिंग वायर एंड दैट विल गेट डिस्चार्ज इन द अर्थ, है ना। सो ये जो बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेजेस, ओवर वोल्टेजेस होते हैं ड्यू टू लाइटनिंग, दैट आर सडनली डिस्चार्ज टू द अर्थ लेवल बिकॉज ऑफ दैट ग्राउंडिंग प्रोवाइडेड। ओके, और अब भी हमने ऑलरेडी पढ़ा था इस प्रीवियस में कि दो टाइप की उसके मेन प्रिंसिपल एडवांटेज है, ये तो आपको इंक्लूड करना ही है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू द पावर सिस्टम and also electrical earthing of electrical equipment ensures the safety of the person handling the equipment। तो ये दोनों ही यहाँ पे है, प्रोवाइड्स ग्रेटर सेफ्टी टू पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स, दोनों ओके कंबाइन कर दिया, आप उसको सेपरेट सेपरेट लिखना। अब अगर आपने इतना अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है सिस्टम में, तो सिस्टम की रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इंप्रूव होगी ना। छोटे मोटे जो फॉल्ट्स है, छोटे मोटे जो फॉल्ट करंट आते हैं जिसके वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं, वो फॉल्ट करंट इन अर्थिंग्स में से रिमूव हो जाएंगे, निग्लिजिबल हो जाएंगे, लॉसेस भी मेंटेन रहेंगे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। कौन सी स्टेबिलिटी? स्टेडी स्टेट तो ऑब्वियसली इंप्रूव होगी ही, क्योंकि आपने वहां पे अर्निंग प्रोवाइड किया हुआ है। तो नॉर्मली स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? द स्टेबिलिटी मेंटेन ड्यूरिंग स्मॉल वेरिएशंस इन द वोल्टेजेस, छोटे मोटे वेरिएशन, करंट इंक्रीज, लोड चेंजेस, इस वक्त जो स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है उसको स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो स्लाइटली वोल्टेज लेवल अगर चेंज होता है, करंट अगर बढ़ता है, तो फिर ऐसे वक्त की जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग है दैट विल बिहेव लाइक अ रेगुलेटर। वो खुद उस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ले लेगा और उसको कैसे प्रोवाइड करेगा? दैट विल प्रोवाइड लाइक अ रेगुलेटर एंड इट हेल्प्स द सिस्टम टू इम्प्रूव इट्स स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल ज्यादा है सिस्टम तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा रिलायबल रहेगा, we can rely on that system more। हम जानते हैं कि फुल्ली प्रोटेक्टेड सिस्टम है तो रिलायबिलिटी ज्यादा है और उस हिसाब से we can take confidently work from that particular system। तो ये कॉमन सी बात है कि it provides the improved service reliability। ठीक है, और ऑब्वियसली अब अगर आपने इतना अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा हुआ है, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो सिस्टम विल वर्क नॉर्मली विथ मोर इफिशियंसी ऑब्वियसली। और फिर उसके बाद में मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मतलब अगर फॉल्ट करंट अगर मेंटेन रह रहे हैं, लिमिट में है, तो अननेसेसरी हीटिंग जो हो रहा है सिस्टम में, दैट विल बी ऑल्सो इन कंट्रोल। अब अगर ये दोनों ही कंट्रोल में रहेगा तो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स कैन बी रिड्यूस्ड, isn't it? If system is more reliable, if system is more stable, then you need not have to provide the फॉल्ट के वजह से सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंप्रूव होगा क्योंकि सिस्टम जो है, करंट्स जो है सारे लिमिट में है, एफिशिएंसी मोर है, मतलब मोर वर्क इज टेकन and therefore we can say operating and maintenance expenditures are reduced। Okay, so till time we have learned all these things and now we are actually coming to the main methods which are asked generally which are asked in the exams। What is that? That is nothing but the methods of neutral grounding। Okay, methods of neutral grounding। चार मेन मेथड्स है जो आपको एग्जाम्स में आते हैं। वो मेथड्स कौन सी है? सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग, सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग। ये हम लोग जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा वाला, ट्रांसफॉर्मर, 6 ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शंस है ना, तो उस टाइम पे हम लोगों ने सॉलिडली ग्राउंडेड, फिर उसके बाद में ऐसे टाइप लिए थे कि नहीं, सॉलिडली ग्राउंडेड, फिर उसके बाद में ओपन आइसोलेटेड सिस्टम, फिर अगर सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं है तो ग्राउंडेड थ्रू द इम्पिडेंस। तो ये सारे वो टाइप्स हैं। ओके, कि इस टाइप से
हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ग्राउंडिंग इज प्रोवाइडेड टू द ट्रांसफॉर्मर और वी कैन से अदर सिस्टम। एक मिनट। फिर पहला टाइप कौन सा है, दैट इज नथिंग बट द सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग। ये सबसे आसान है। ओके, कम अगर रेटिंग है सिस्टम का तो ऐसी जगह पे ये सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग इज यूज। मतलब कम रेटिंग का क्या मतलब है, अगर उस कोई भी सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं तो पहले उसका मैक्सिमम फॉल्ट करंट कैलकुलेट करते हैं कि तीनों टाइप के फॉल्ट अगर होते हैं, दोनों टाइप सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, तो मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितना फ्लो होगा, उस फॉल्ट करंट के हिसाब से अगर फॉल्ट करंट की लेवल ज्यादा नहीं है तो सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग कैन बी प्रोवाइडेड। और अगर फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है तो हम लोगों को जो रिलेज वगैरह उसमें इंस्टॉल करने हैं उनकी भी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी, उनकी रेटिंग बढ़ानी पड़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। हमने ये रिले सर्किट ब्रेकर लगाए क्यों है, फॉल्ट करंट उनमें से फ्लो हो और फिर वो ट्रिप हो जाए और सिस्टम ओपन हो जाए। पर अगर फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा है तो इन डिवाइसेस का रेटिंग ज्यादा रखना पड़ेगा हमको। उससे अच्छा हम जानते हैं कि किसी सिस्टम को हम डिजाइन कर रहे हैं उसका पहले ही हमको फॉल्ट करंट फॉल्ट एनालिसिस से पता है, तो अगर ज्यादा करंट आ रहा है तो हम उसमें रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें, रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दे या रिएक्टेंस इंसर्ट कर दे। अब रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस जब इंसर्ट करते हैं रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग बोलेंगे या फिर दूसरा होगा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। तो ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू के हिसाब से वो जो फॉल्ट करंट है वो भी कम होगा। अब ये रेजिस्टेंस भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको वो भी बताऊंगी। ओके, सो दैट रेजिस्टेंस वैल्यू उसके हिसाब से फॉल्ट करंट डिसाइड होगा और वो फॉल्ट करंट के हिसाब से आप रिले सर्किट ब्रेकर्स कम रेटिंग के ले सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बच गया उसका, है ना, अभी हमने बोला था ऑपरेटिंग एज वेल एज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। ओके, अगर फॉल्ट्स की वजह से इन इक्विपमेंट्स की रेटिंग हम कम करा सकते, फॉल्ट्स की वजह से नहीं, इस रेजिस्टेंस की वजह से अगर हम इक्विपमेंट्स के प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो भी लगाए हुए हैं उनके कम रेटिंग ले सकते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है उसकी मिनिमाइज हो सकती है। फिर रिएक्टेंस ग्राउंडिंग एंड लास्ट वन इज पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। ओके, इनकी चॉइसेस किस पर डिपेंड करती है, अभी मैंने कहा रेटिंग यानी साइज ऑफ द सिस्टम, फिर कितना सिस्टम वोल्टेज है। ओके, लो वोल्टेज सिस्टम, मीडियम वोल्टेज सिस्टम, हाई वोल्टेज सिस्टम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, ईएचवी सिस्टम, यूएचवी सिस्टम, ईएचवी एसी सिस्टम, जिस टाइप का वोल्टेज लेवल है ऑब्वियसली उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा है ना। अब रिएक्टेंस ग्राउंडिंग है तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग आपको देखना होगा कैसे सिस्टम में आप वर्क करा सकते हो। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस है जहाँ कैपेसिटर वर्क करते हैं, ऐसी जगह पे हम लोग नहीं लगाने प्रेफर नहीं करेंगे जनरली। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग आजकल यूज भी नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, सब बोलते हैं, अभी देखेंगे अपन लोग। सिस्टम वोल्टेज एंड स्कीम ऑफ द प्रोटेक्शन टू बी यूज, कौन से टाइप की स्कीम वहां पे इम्प्लीमेंट करी है। हेलो, हाँ, ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक के समझ में आया है सबको, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है अभी तक, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के, बी पास्ट, यस, क्लियर, क्लियर है सबको। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉलिड ग्राउंडिंग। ओके, कॉमनली अवेलेबल यही डायग्राम है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन आता है। सॉलिड राइट द मेथड्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ ग्राउंडिंग, शॉर्ट में आप उसको एक्सप्लेन कराओगे। ओके, कॉमन सी बात है कि अगर ये थ्री फेज सिस्टम है, इसका न्यूट्रल जो है बस एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करा हुआ है ग्राउंड से, तो दैट इज नथिंग बट द सॉलिड ग्राउंडिंग। व्हेन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ थ्री फेज सिस्टम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू अ वायर of negligible resistance and reactance, it is called as, definition तो बता ही सकते हैं ना आप, है ना, it is called as solid grounding और effective grounding। ओके, अब क्या है, since the neutral point is directly connected to the ground wire,
उसका जो न्यूट्रल पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, न्यूट्रल पॉइंट इज हेल्ड एट अर्थ पोटेंशियल अंडर ऑल कंडीशंस। जितना अर्थ पोटेंशियल रहेगा उतने ही पोटेंशियल पे वो हमेशा ही मेंटेन रहेगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो जो ग्राउंड पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल है उससे हम उसका पोटेंशियल लेवल चेंज कर सकते हैं। वो जो रेजिस्टेंस इंक्लूडेड रहेगा उस पोटेंशियल पे वो न्यूट्रल पॉइंट का पोटेंशियल आके रुकेगा, इजंट इट। इसी वजह से फॉल्ट करंट कैन बी इम्प्रूव्ड, ऐसा बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मिनिमाइज, कैन बी मिनिमाइज एंड देयरफॉर फॉल्ट करंट कैन बी इम्प्रूव। ओके, इसलिए पर यहाँ पे कैसा होता है कि जो भी न्यूट्रल पॉइंट है उसका पोटेंशियल जो है वो अर्थ पोटेंशियल के लेवल पे आके रुक जाएगा, उतना ही रहेगा। इसलिए अंडर फॉल्ट कंडीशन द वोल्टेज ऑफ एनी कंडक्टर टू अर्थ यानी फेज वोल्टेज विल नॉट एक्सीड द नॉर्मल फेज वोल्टेज ऑफ द सिस्टम। न्यूट्रल वायर को आपने यहाँ पे इस न्यूट्रल वायर को देख रहे हो, इस न्यूट्रल वायर को ग्राउंड से कनेक्ट करा हुआ है, इसलिए हमेशा ये जीरो पोटेंशियल पे रहेगा। इसलिए कुछ भी कंडीशन हो, यहाँ तो जीरो पोटेंशियल है और यहाँ जो फेज वोल्टेज है वो उतना ही फेज वोल्टेज रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। इसलिए ये वोल्टेज लेवल आर का फेज वोल्टेज अगर वाई और बी में फॉल्ट भी है तो भी उतना ही मेंटेन रहेगा, y का भी उतना ही मेंटेन रहेगा अगर r और b में है। जो हमने पहले ही पॉइंट डिस्कस करा है वही सॉलिड ग्राउंडेड में बताया हुआ है, isn't it? फिर उसके बाद में अब ये कहाँ एम्प्लॉय किया जाता है? इट इज जनरली यूज वेयर द सर्किट इम्पिडेंस इज सफिशिएंटली हाई। खुद वो सर्किट का ही इम्पिडेंस अच्छा खासा ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा उस सर्किट का इम्पिडेंस ज्यादा होगा तो अर्थ फॉल्ट जो फॉल्ट करंट होगा वो वैसे ही सेफ लिमिट्स में रहेगा, है ना। और सेफ लिमिट में रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को रिलेज और सर्किट ब्रेकर का ज्यादा रेटिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉल्ट करंट बाय डिफॉल्ट ही कम है, इजंट इट। ऐसे जगह पे सॉलिड ग्राउंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सिस्टम इज जनरली सॉलिडली ग्राउंडेड इन सच टाइप ऑफ सिस्टम। अब उसके बाद में क्या है, सॉलिड ग्राउंडिंग, यही बोला हुआ है। और कहाँ पे, द सिस्टम ऑफ ग्राउंडिंग इज यूज फॉर वोल्टेजेस अप टू 33 kV with total power capacity not exceeding 5000 kVA। ये इसकी सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना है। अप टू 33 kV ही सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा अगर रहे तो ये रिस्की हो जाता है और अननेसेसरीली जो है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की कॉस्ट बढ़ने लग जाती है उसका रेटिंग बढ़ने की वजह से। इसीलिए अप टू 33 kV एंड 5000 kVA लिमिट तक का जो सर्किट है, जो सिस्टम है, ऐसी जगह पे सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, इसके वही वाला एडवांटेज हम बिना देखे भी समझ सकते हैं कि न्यूट्रल इज इफेक्टिवली हेल्ड एट अर्थ पोटेंशियल। जितना अर्थ पोटेंशियल है उतने पे वो हेल्ड डाउन करके रख सकते हैं। व्हेन देयर इज एन अर्थ फॉल्ट ऑन अर्थ फॉल्ट मतलब एलजी फॉल्ट, ओके, एलजी और एलएलजी फॉल्ट, व्हेन एवर देयर इज एन अर्थ फॉल्ट। और हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट टर्म्स में नहीं बोलेंगे, इसलिए न्यूट्रल ग्राउंडिंग की जब बात होती है तो अर्थ फॉल्ट बोला जाता है उनको। तो अर्थ फॉल्ट कोई अलग सा फॉल्ट नहीं है, दैट इज एलजी, जहां पे भी ग्राउंड इन्वॉल्व है फॉल्ट में उसको अर्थ फॉल्ट बोला जाता है। So when there is an earth fault on any phase of the system, the phase to earth voltage वही वाला फिर से उसके advantages, okay, that will become zero. However, the phase to earth voltages of the remaining healthy phases will remain on its previous value. Okay, और इस वजह से क्या होता है कि अगर ये वोल्टेजेस एक लिमिट तक कंट्रोल में रहेंगे तो हमको इंसुलेशन पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट विल सेव द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। मेन कॉस्ट जो लगता है वो इंसुलेशन पे भी लगता है, और ये पेज वोल्टेज अगर इस न्यूट्रल की वजह से बढ़ नहीं रहा है तो ऑब्वियसली हमको इंसुलेशन, एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सो दैट विल हेल्प द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, और ये दूसरा नॉर्मल छोटे मोटे, अभी मैंने कहा था स्टेबिलिटी जो है, स्टेडिटी स्टेट स्टेबिलिटी जो है इंप्रूव होती है। छोटे मोटे जो फॉल्ट्स होते हैं फ्रीक्वेंटली जो अकर होते हैं, बारिश के दिनों में सिस्टम में करंट आ जाता है, लाइंस में दीवारों पे करंट आ जाता है, ऐसी जगह पे वो इन छोटे मोटे फॉल्ट को प्रोटेक्ट करता है।
और अगर सिस्टम में व्हेन देयर इज एन अर्थ फॉल्ट ऑन एनी ऑफ द फेस, लार्ज फॉल्ट करंट फ्लोज बिटवीन द फॉल्ट पॉइंट एंड द ग्राउंड न्यूट्रल, एंड therefore it permits the easy operation of the earth fault relay. यानी वो डायरेक्टली उस पाथ में जो रिले आए हैं उसको ऑपरेट करने में मदद भी करता है। ओके, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली नॉर्मल फॉल्ट के वक्त ठीक है, पर अगर मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स ऑन ओवरहेड सिस्टम आर फेस टू अर्थ फॉल्ट, the system has to bear a large number of severe shock. This causes the system to become unstable. क्या है, एक हाथ दो फॉल्ट होगा तो ठीक है, पर क्या होता है बहुत ज्यादा ऐसे फॉल्ट्स आते हैं। जनरली एलजी फॉल्ट आर 70% इन अकरेंस, ये बोला था, फ्रिक्वेंटली अकर हो सकते हैं, है ना। एलजी फॉल्ट ही नहीं बोला, छोटे मोटे वोल्टेज लेवल्स बढ़ना एक्सेट्रा, है ना। तो ये जनरली हो सकता है। तो सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम जो है दैट में बिकम इनइफेक्टिव इन दिस सिचुएशन, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एंड सिस्टम में बिकम अनस्टेबल। ठीक है, अब सॉलिड ग्राउंडिंग, अब ऑब्वियसली आपने दूसरा उसका डिसएडवांटेज क्या है, आप ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हो फॉल्ट्स को, ठीक है, तो ऑब्वियसली अर्थ फॉल्ट करंट्स जो होते हैं बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर न्यूट्रल वायर से। बस इतना ही है नॉर्मल। Since the fault has to be cleared by the circuit breakers, the heavy earth fault currents may cause the burning of the circuit breaker contacts. आप इस न्यूट्रल वायर में डायरेक्टली अगर लगाओगे और एक लिमिट के ऊपर अगर फॉल्ट करंट हो जाता है और वहां रेजिस्टेंस नहीं रहता, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो वहां सॉलिडली ग्राउंडेड कनेक्शन की वजह से वो एक्सेसिव फॉल्ट करंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो सर्किट ब्रेकर्स जो है वो कभी कभी जल भी सकते हैं, अगर प्री डिफाइंड वैल्यू से बहुत ज्यादा वैल्यू सडनली आ गई तो किसी फॉल्ट की वजह से। और वही रेजिस्टेंस टाइप का ग्राउंडिंग हो तो ये फॉल्ट करंट को वो सेव कर लेता है। ओके, फिर इंक्रीज अर्थ फॉल्ट करंट, वही सेम वही है। अगर ये फॉल्ट करंट बढ़ जाता है तो किसी सिस्टम का फॉल्ट करंट बढ़ जाएगा तो रेडियो इंटरफियरेंस क्रिएट करते हैं और आसपास में जो कम्युनिकेशन लाइंस हो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए जनरली देखा होगा बारिश में कम्युनिकेशन लाइन में प्रॉब्लम आती है ना। तो ये जो फॉल्ट करंट्स अगर बढ़ जाएंगे तो उनके सराउंडिंग में, उसके आसपास में जो रेडियो इंटरफेरेंस है या मैग्नेटिज्म बढ़ेगा या फिर जो भी है, इन सब की वजह से देयर विल बी ए इंटरफेरेंस इन द नेबरिंग कम्युनिकेशन लाइन, बिकॉज ड्यू टू सॉलिडली कनेक्टेड system, the fault current value is normally greater than that of other type of grounding methods, isn't it? चलो ठीक है, फिर आता है रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। सेम सिस्टम लिया हुआ है, सेम सिस्टम में रेजिस्टेंस लगा दिया है। ओके, तो जो ड्रॉबैक सॉलिडली ग्राउंडेड में सिस्टम में था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट कर, देखो हमने ये क्या कहा कि इसीलिए हमने कहा 33 केवी तक ठीक है, उससे ज्यादा अगर लेवल बढ़ेगा तो वोल्टेज लेवल अगर बढ़ेगा तो फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़ेगी ना, फॉल्ट करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और वहां अगर आपने रखा हुआ है किसको, सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम को, तो सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम रखोगे तो ऑब्वियसली इस हेवी करंट्स के वजह से सिस्टम जो है, सिस्टम के सर्किट ब्रेकर्स वगैरह दे मे गेट डैमेज। और अगर वहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट लिमिट्स दैट एक्सेसिव करंट। ओके, and therefore it is generally recommended to connect the resistance, a small amount of resistance in the grounding. Okay, so this type of system is called as resistance grounding. तो अब जब भी कभी रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है तो उस टाइप के ग्राउंडिंग को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। और अगर इसी जगह पे रिएक्टेंस लगा हुआ रहेगा तो उसको बोला जाएगा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। ओके, अब कहाँ पे यूज किया जाता है, इट इज यूज on a system operating at voltages between, यानी 33 kV के अबाउ, नहीं ये दो वोल्टेज लेवल के बीच में बोला है कि ऑपरेटिंग एट वोल्टेजेस बिटवीन 2.2 kV एंड 33 kV
उससे ज्यादा भी, एंड विथ पावर सोर्स कैपेसिटी मोर देन 5000 केवी, यानी वोल्टेज लेवल्स उतने ही है पर पावर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं जितना एक्चुअल है उससे ज्यादा। पावर कैपेसिटी बढ़ रही है, सिस्टम वोल्टेज उठता ही है, मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी इज इंक्रीज, है ना। वोल्टेज तो उतना ही है पर पावर सप्लाई आप बढ़ा रहे हो, पावर सप्लाई बढ़ा रहे हो मतलब वी आई शुड रिमेन बैलेंस, तो वी इज मेंटेन कांस्टेंट, सो व्हाट विल इंक्रीज करंट वैल्यू। सो सोर्स कैपेसिटी मोर देन 5000 अगर है, 5000 केवी अगर है तो वहां रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इज प्रेफर्ड। ओके, अब भी अपने कहा था दैट वैल्यू ऑफ आर, फिर आप बोलोगे कि आर की वैल्यू बढ़ा ही दो। अब अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे आप, बहुत कम रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस इज वेरी लो, बहुत कम हो जाएगा, तो क्या होगा, द अर्थ फॉल करंट विल बी लार्ज एंड द सिस्टम बिकम सिमिलर टू द सॉलिड ग्राउंडिंग। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो इट इज एज गुड एज अ शॉर्ट सर्किट, और बहुत ज्यादा होगा तो इट विल बी एज गुड एज ओपन सर्किट, है ना। If the earthing resistance is very high, the system condition becomes similar to the ungrounded neutral system, यानी ओपन सर्किट हो जाएगा, तो वो सॉलिडली ग्राउंडेड नहीं रहेगा, वो अनग्राउंडेड सिस्टम बन जाएगा। इसलिए द वैल्यू ऑफ आर इज सो चोजन दैट द अर्थ फॉल्ट करंट इज लिमिटेड टू द सेफ वैल्यू बट स्टिल sufficient to permit the operation of earth fault protection system। हमने ये अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड ही इसलिए करा हुआ है ना कि जो फॉल्ट करंट की वजह से डैमेजेस होते हैं वो ना हो। ओके, इसीलिए इसकी वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करो कि इट विल नॉट बी अनग्राउंडेड सिस्टम, इट विल नॉट रिजल्ट टू अनग्राउंडेड सिस्टम एंड इट विल नॉट रिजल्ट टू अ व्हाट वी कैन से solidly grounded system also। ओके, अब कितना होना चाहिए, द आर इज सिलेक्टेड दैट लिमिट्स द अर्थ फॉल्ट करंट टू द नॉर्मल फुल लोड करंट, यानी 2 टाइम्स ये नॉर्मल फुल लोड करंट को कंट्रोल कर सकता है, इतना जनरली सिलेक्ट किया जाता है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, अब ऑब्वियसली बहुत सिंपल से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस में हम किसी भी टाइप में बोल सकते हैं, इट इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, हमने जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसमें एक एडवांटेज वही है सॉलिडली ग्राउंडेड से ज्यादा कि इट लिमिट्स द फॉल्ट करंट, है ना, अर्थ फॉल्ट करंट। The earth fault current is small due to the presence of earthing resistance and therefore interference with the communication lines can be reduced, isn't it? फॉल्ट करंट तो फ्लो होना ही है, आप अर्थिंग प्रोवाइड करो नहीं फ्लो प्रोवाइड करो, पर सॉलिडली ग्राउंडेड में क्या होता है, फुल फॉल्ट करंट फ्लो होता है, उसकी वजह से रेडियो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है कम्युनिकेशन लाइंस में। पर अगर न्यूट्रल में रेजिस्टेंस इंक्लूड करेंगे तो फॉल्ट करंट लिमिट में आएगा, फॉल्ट करंट लिमिट में आएगा तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन लाइंस में जो डिस्टर्बेंस आता था वो कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है ना। अब उसके बाद में डिसएडवांटेजेस, ये सिस्टम ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस लगाओगे तो कॉस्टली हो जाएगी, ये तो कोई भी वहां पे लिख सकता है। फिर ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब अर्थ जब भी फॉल्ट्स आते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी इन फॉल्ट्स में से फ्लो हो जाती है ना, बहुत ज्यादा पावर इन फॉल्ट्स में से फ्लो हो जाता है। अब उस टाइम पे फिर ये रेजिस्टेंस है तो हीट लॉस आएगा। अब हीट लॉस अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसे नहीं है, सॉलिडली है, जब भी रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा आई स्क्वायर आर के हिसाब से हीट लॉस बढ़ेगा, तो ये जो एनर्जी है जो हीट लॉस है दैट इज डिफिकल्ट टू डेसिपेट इन द एटमॉस्फेयर, इसलिए वहां पे प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, बस ठीक है, this is nothing but the advantages and disadvantages of resistance grounding and finally is a reactance grounding। सिंपल है रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, अगर रिएक्टेंस लगाया हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट रिएक्ट दिस इज अ रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, और इसका भी पर्पस क्या है, अर्थ फॉल्ट करंट को लिमिट करना। ठीक है, पर by changing the earthing resistance the earth fault current can be changed to obtain the conditions similar to the
solidly grounded system. इस रिएक्टेंस की वैल्यू आप अगर चेंज करते हो, कम या ज्यादा करते हो, तो इस रिएक्टेंस की वैल्यू मतलब टैपिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसको भी हम सॉलिडली ग्राउंडेड या फिर सॉलिडली ग्राउंडेड सिस्टम की तरह से यूज करते हैं। पर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स है, उन ड्रॉबैक्स की वजह से इस टाइप के सिस्टम को नहीं यूज किया जाता है। क्या है, इसमें स्टोर करके रखेंगे, रेजिस्टेंस इज नॉट स्टोरिंग एनी एनर्जी ना, पर ये रिएक्टेंस जो है, ये रिएक्टेंस अपने आप में, रिएक्टेंस होते क्या है, इट स्टोर्स द एनर्जी, वो अपने आप में एनर्जी या वोल्टेज लेवल, वोल्टेज स्टोर करके रखेंगे। इसलिए ये वोल्टेज अगर उसमें स्टोर करके रखेंगे, तो जब भी कभी फॉल्ट सिचुएशन आता है, नेक्स्ट फॉल्ट सिचुएशन आता है, तो हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज में अपीयर under the faulty conditions because of the energy already available or power which is already stored in that particular reactances, isn't it? फिर उसके अलावा in the system the fault current required to operate the protective device is higher than the resistance grounding for the same type of fault condition. क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर आएगा, जहां रिएक्टेंस है वहां पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर है तो करंट रिक्वायर्ड विल बी मोर, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस टाइप के सिस्टम में ज्यादा करंट लगता है आपको, फॉर व्हाट, फॉर ऑपरेटिंग द सेम प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। यानी ज्यादा वहां पावर फैक्टर है, मतलब करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है ना, पर पावर फैक्टर के वजह से बहुत ज्यादा करंट खींचा जाएगा, और आपका जो प्रोटेक्टिव डिवाइस आपने वहां पे लगाया हुआ है, उसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा करंट पे वो ऑपरेट होंगे, तब तक वो जो सिस्टम है दैट में गेट ड्रॉबैक्स ऑफ दैट फॉल्ट करंट, डैमेज भी हो सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये सिस्टम, और इसको यूज भी नहीं किया जाता, इट इज वेरी रेयरली यूज, और नहीं यूज किया जाता आजकल। ओके, so these are nothing but the three main types of grounding provided, and in the next lecture we'll learn the Peter last type of grounding method, which is an important one, that is Peterson coil ground, isn't it? Okay. With this we end up our this class. If anyone is having any doubt, that person may stay here and ask me the doubt. Otherwise, you may leave the class and join the next session. Okay. Thank you.